ओशो आज हमारे बीच नहीं है। कहते हैं कि एक सफर पर आए थे, लेकिन ओशो की बानियां, ओशो के संदेश आज भी वायुमंडल में व्याप्त है, जो विभिन्न माध्यमों से हम आप तक पहुंचते रहते हैं। एक प्रयास मेरा भी। नागा अर्जुन के संबंध में ओशो कहते हैं कि एक फकीर हुआ करते थे नागा अर्जुन, एकदम नंगे रहने वाले, खुले बदन रहने वाले, मामूली सा एक कपड़ा लपेट कर हाथ में लकड़ी का एक पात्र, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन करने वाले पहुंचे हुए सन्यासी। कहते हैं कि एक बार उनके क्षेत्र की रानी की निगाहें पड़ी, उनके ध्यान में ये आया और उन्हें लगा कि क्यों ना इस सन्यासी को, इस फकीर को भिक्षा पात्र के रूप में, इस लकड़ी के पात्र से जो देखने में भी अजीब अनुभव देता है, मुक्त किया जाए। क्यों ना उसे सोने के पात्र, हीरे मोती जड़े हुए भिक्षा पात्र भेंट किया जाए। कहते हैं कि रानी ने जब नागा अर्जुन को कहा कि हे फकीर, हे महात्मा, हे सन्यासी, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप लकड़ी के इस पात्र में भिक्षा मांगते हैं, अतः हम आपको एक भिक्षा पात्र भेंट कर रहे हैं जो कि सोने का है। अब नागार्जुन को क्या समस्या होगी? नागार्जुन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या समस्या है, मुझे तो दो रोटी मांग कर खाना है। मैं लकड़ी के पात्र में मांगू या आपके द्वारा दिए गए सोने के पात्र से। वैसे सन्यासी लोग, आज के साधु लोग कहते कि भाई मैं सोने का कैसे, सोने का त्याग कर दिया हूँ, वैभव का त्याग किया है, धन का त्याग किया है, आज सन्यासी हूँ, मुझे नहीं 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 नहीं, सोने का नहीं चाहिए। लेकिन नागार्जुन पहुंचे हुए फकीर थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता था? वो तो सोना छोड़ चुके थे, वो सोने का पात्र हो या लकड़ी का। लेकिन उन्होंने एक शंका जाहिर किया, रानी, मैं ये पात्र स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। मेरा जो ये पात्र है लकड़ी का पुराना, इसे तुम संजो कर रखना। संभव है कि इतने महंगे पात्र तुमने जो मुझे भेंट किए हैं, शायद इसे कोई चुरा सकता है। लकड़ी का था तो कोई चिंता नहीं थी, कोई चुरा नहीं सकता था। लेकिन इसकी गारंटी है, हो सकता है कि एक दिन भी मुझ तक ना टिके, तो पुनः मैं बिना पात्र का ना हो जाऊं। कम से कम लकड़ी का वो पात्र सुरक्षित रखना मेरा। खैर, नागार्जुन बताते हैं कि जब वो महल से निकले, राजमहल से निकले, तो एक नंगा फकीर के हाथ में सोने की पात्र, जिससे में हीरे मोती जड़े हों, देखकर स्वतः लालच आ जाना स्वाभाविक है। एक चोर की निगाह उन पर पड़ी और वो चोर उनके पीछे पीछे चलने लगा। नागार्जुन को पूरा पूर्ण विश्वास था, वो बार बार पलट कर देखते भी थे, लेकिन चोर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपनी कुटिया में आ गए, भरी दोपहरी अपनी कुटिया में बैठे हुए, और चोर बाहर इंतजार कर रहा। अब नागार्जुन को लगा, उसको बताते हैं कि नागार्जुन को लगा कि मैं तो कष्ट दे रहा हूँ उस व्यक्ति को, जो एक भिक्षा पात्र, जो मेरे लिए भिक्षा पात्र ही है, लकड़ी का था तब भी भिक्षा पात्र है, सोने का है तब भी भिक्षा पात्र है। लेकिन उसकी उम्मीद में एक व्यक्ति धूप में जल रहा है, क्यों ना इसे इस शारीरिक कष्ट से, गर्मी के दिनों में एक भिक्षा पात्र के लिए धूप में खड़ा है, क्यों नहीं इसे भेंट कर दिया जाए। अच्छा है, भेंट करने में एक दान का अनुभव भी हो जाएगा। तभी उनके मन में कुछ ख्याल आया और उस भिक्षा पात्र को खिड़की से बाहर फेंक देते। चोर अचंभित हुआ, उसे लगा कि पूरी दुनिया जहां सोने की तरफ भाग रही है, मैं इस चीज को चोरी करने के लिए यहां बैठा था, और कोई इसको यूं ही फेंक रहा है। कोई इतने बहुमूल्य वस्तु को यूं ही फेंक दे, वो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो, मैं एक तरफ नजर गड़ाए बैठा हूं, मुझे चोरी करना था,
मैं चोरी करने के उद्देश्य से आया था, और जिस बहुमूल्य चीज को मैं चोरी करने आया था उसे कोई फकीर खिड़की से फेंक दिया। निश्चित रूप से उसे लगा कि इस फकीर में कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। जो सोना भी इसके लिए मायने नहीं रखता, हीरे जवाहरात भी मायने नहीं रखता, अवश्य ही इसके अंदर कुछ विशेष होगी, और इसके सानिध्य में मुझे जाना चाहिए। कहते हैं कि पात्र उठाकर खिड़की पर खड़ा चोर ने बोला, महाशय मैं तो इसे चोरी करने आया था, लेकिन अब मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं अब बाहर से ही नहीं लौटूं, मैं अंदर आऊं, मैं आपको मिलूं और आपके दर्शन करूं, आपसे जानूं। तो आप मुझे एक इजाज़त और दे दीजिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। नागार्जुन कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अंदर ही बुलाना चाहता था, यूं तुम आते भी तो नहीं आते, तुम्हारे चित्त बाहर ही रह जाते। आते तुम कुटिया में प्रवेश भी करते तो घबराए हुए करते, जल्दी से चोरी करके निकल जाते। तुम तो आते, तुम्हारा शरीर तो आता, लेकिन तुम्हारा चित्त बाहर निगरानी में रह जाता। अब कम से कम तुम आओगे तो संपूर्ण आओगे, पूर्ण आओगे, और आओ, हमारी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम प्रवेश करो, तुम बाहर खड़े मत रहो, तुम अंदर प्रवेश करो। यही तो हमारी कोशिश है, यही तो मैं चाह। ओशो आगे बताते हैं कि जब चोर कुटिया में प्रवेश करता है, दंडवत करता है और अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, हे गुरु, मैं जितने साधु संतों से मिला, मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी कोई मुक्ति हो सकती है, क्या मेरे जीवन में कोई क्रांति हो सकती है, लेकिन सब ने यही कहा कि तुम चोरी करते हो। जब तक तुम चोरी करना बंद नहीं करोगे, एक चोर के जीवन में क्या क्रांति हो सकती है। नागार्जुन कहते हैं, क्रांति तो हो सकती है, क्रांति तो अवश्य हो सकती है, और क्रांति का चोरी से क्या संबंध, और खास करके किसी साधु संतों का चोरी से क्या संबंध। ये चोरी तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे अंतः में चोर बैठा है। तुम्हारे अंतः में जिस दिन साधु बैठ जाए, उस दिन चोरी शायद नहीं हो, और हो तो बेहतर चोरी हो, एक क्रांति आ जाए। ये साधु संत समझ लो तुमसे मिले ही नहीं कभी, तुम कभी किसी से मिले ही नहीं। तुम मेरी मानो तो तुम एक काम करना, तुम जो भी करो पूरे ध्यान में करना। अब जब तुम कोई दरवाजा तोड़ रहे हो तो होश पूर्वक ये सोचना कि तुम दरवाजा तोड़ रहे हो। जब अंदर प्रवेश कर तिजोरी तोड़ दिया तुमने, तो तुम पूर्ण रूपेण वहाँ होना, पूरे होश में होना, बिना किसी घबराहट के होना, और ये समझते हुए कि तुमने ताला तोड़ा है, तुम किसी की संपत्ति की चोरी कर रहे हो। और जब तुम होश पूर्वक इस काम को करोगे, मूर्छा में कोई काम नहीं करना। मूर्छा में किया गया कार्य पाप हो सकता है, लेकिन होश पूर्वक कार्य पाप की श्रेणी में नहीं आता है। अब तुम जब होश में करोगे तो शायद तुम्हारी चोरी और बेहतर हो जाए, चोरी की कला तुम्हारी निखर भी सकती है। लेकिन जो भी हो, तुम होश पूर्वक करना, और बताना जरूर कि तुम्हारे जीवन में क्रांति आई कि नहीं आई। कहते हैं 10 दिन बाद जब चोर लौटा था, उसने कहा, हे गुरुवर, तिजोरी सामने थी, लाखों करोड़ों का माल था, मैं वहाँ मौजूद था, घर के लोग सो रहे थे, लेकिन मैं अंदर से जग गया था, मेरे साथ तो धोखा हो गया, अब मेरे जीवन में क्रांति आ गई, अब मैं चोर नहीं रहा। इस कहानी से ओशो का तात्पर्य है कि तुम्हारे जीवन में क्रांति किसी भी क्षण घट घट सकती है। क्रांति को तुम्हारे कर्मों से लेना देना नहीं है, उस कर्म में तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम मूर्छित हो या जागृत हो, इस बात से क्रांति का सीधा संबंध है। क्रांति चोरी करते हुए भी घट सकती है जीवन में, और क्रांति हिमालय पर तपस्या करने से भी नहीं घट सकती जीवन में। क्रांति का आ जाना, तुम्हारे अंदर क्रांति का आना, तुम कितना ध्यान पूर्वक किसी कार्य को करते हो, तुम्हारे कर्म में तुम्हारे ध्यान का क्या, तुम्हारे होश का क्या अस्तित्व है, इस बात पर क्रांति का अस्तित्व निर्भर करता है।
ओशो ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि तुम जगे तो जग जागा। तुम्हारे जीवन में गलती केवल तुम्हारे सोने के कारण होती है, बाकी के सो जाने से नहीं। जगा हुआ व्यक्ति जो भी करेगा वो जग जाएगा, उसके कर्म